हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। ये फीचर्स है जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशिएशन, उसी के फीचर्स हैं ये। तो 3 फीचर्स हम लोग ने पढ़ लिए थे। ये नेक्स्ट है फोर्थ, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। द ग्लेशियर ऑन इट्स डाउनवर्ड जर्नी फीड बाय आइस फ्रॉम सेवरल कोरीज। और यू नो व्हाट इज द कोरीज? वी हैव स्टडीड we have been studied earlier. Like tributary that joins a river, begin to bear away the sides and floor of valley down which it moves. बहुत सारी कोरी जब मिलकर किसी एक फ्लोर को इरोड करती हैं या वैली को इरोड करती हैं, इट स्क्रैचेस एंड ग्राइंड द बेड रॉक. Activity that joins a river begin to bear away the sides and floor of the valley down which it moves. It scratches and grinds the bedrock, removing any rock debris and surface soil. It tends to straighten any protruding spurs on its course. The interlocking spurs are thus blunted to form truncated spurs. अब जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई बी शेप्ड वैली है, उसमें बहुत सारे स्पर्स भी होंगे। ये हम लोग ने पहले पढ़ा है। ये इंटरलॉकिंग स्पर्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहीं से बी शेप्ड वैली होकर फ्लोर की ये आइस की रिवर आ रही है, यहाँ से आइस फ्लो होके आ रही है डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये इंटरलॉकिंग स्पर्स जब इसमें आइस फिल हो जाएगी, बहुत सारी आइस फिल हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, इंटरलॉकिंग स्पर्स को वो स्ट्रेट करने की कोशिश करेगी, यहाँ से उसे इरोड करेगी। ठीक है, इरोड करेगी, तो इरोड करेगी जब, तो फिर क्या होगा, इसकी साइड्स भी इरोड होगी बी शेप्ड वैली की। तो यहाँ पे बहुत सारी आइस फिल हो जाएगी, तो क्या करेगी वो, ये वी शेप्ड की वैली है और यहाँ से इतना पूरा आइस फिल हो जाएगी, तो क्या करेगी, इसको पूरे को हटा देगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक चौड़ा सा एक हमारा स्पेस बन जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे यू शेप्ड वैली. Interlocking spurs are the blunted and truncated, and floor of the valley is deepened. A valley which has been glaciated takes a characteristic U shape with a wide, flat floor and very steep side. After the disappearance of ice, the deep sections of these long, narrow glacial trough may be filled with water, forming river lakes such as Loch Ness, Lake Ullswater in ब्रिटेन. अब देख लीजिए फिगर, ये रहा फिगर. ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत सारी कोरीज हैं. ठीक, ये बहुत सारी कोरीज हैं. कितनी कोरीज हैं, 1 2 3 4 5. ये 5 कोरीज मिलके अपना जो जितना आइस पिघलती है, इसमें से आइस पिघल के कहाँ आती है, इस पे आती है. तो फिर इसको ये पूरा इस सरफेस को इरोड करते हैं. मेन वैली पूरी ये है, मेन वैली ये है, उसको बहुत सारी कोरीज ज्वाइन करती है और उससे इरोड होके कहाँ से आती है, ये यहाँ पे आती है, फिर ये इरोड होता है. और यही ये हमारा पूरा पहले ये था. ठीक है, उसके बाद ये पूरी वी शेप्ड वैली थी, यहाँ से आता, ये लाइन देख रहे हो, ये यहाँ से आता, ये पूरा, ये पूरी वी शेप्ड वैली थी. ठीक, लेकिन उसके बाद में इरोड होके ये डाउन हो गई, तो अब ये क्या बन गई, रिवन लेक बन गई. और इसी शेप को हम कहते हैं क्या, यू शेप्ड वैली, क्योंकि बहुत सारी कोरीज मिल के फॉर्म्ड यू शेप्ड वैली उसको कहते हैं. ठीक, इन्होंने इसे इरोड किया यहाँ साइड से, पहले ये वी शेप्ड वैली थी, फिर बाद में इरोड होके क्या हो गई, यू शेप्ड वैली बन गई. ठीक, क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट द हैंगिंग वैली. Hanging Valley. The main valley is eroded much more rapidly than the tributary valleys. It contains a much larger glacier. After the ice has melted, a tributary valley therefore hangs above the main valley, so that its stream plunges down as a waterfall. Such tributary valley are termed as hanging valley. जो मेन वैली होती, जो मैंने अभी आपको बताया यू शेप्ड वैली, ये यू शेप्ड वैली है, ये मेन वैली है. इसके ऊपर जो बहुत सारी कोरीज हैं, वो यहाँ पे जब कोरीज हैं उनकी आइस जब मेल्ट होगी, इरोड होगा, तो वो सारी मेल्ट होकर कहाँ आएगी, यू शेप्ड वैली में आएगी. और जो आइस मेल्ट होकर आएगी, जो वाटर उसका बनेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे मेन वैली पे गिरेगा एज ए वाटरफॉल, यहाँ पे एज ए वाटरफॉल गिरेगा. ठीक है, वो. लेकिन जो मेन वैली है वो है, मेन वैली के ऊपर जो वैली है उसको हम कहेंगे हैंगिंग वैली. फिगर देख लीजिए. ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये है, ये वैली है, यहाँ से ये फ्लो होकर जा रही, ये वैली होगी कोई, ये वैली है, ये भी वैली है, ये देखिए, ये वैली है, ये वैली, ये वैली, ये छोटी छोटी बहुत सारी वैलीज हैं.
और इनका वाटर फ्लो के कहाँ जा रहा है, मेन वैली पे जा रहा है यहाँ पे, जो कि यू शेप्ड वैली बना रहा है, इरोड हो रहा है। तो इसी को कहेंगे हैंगिंग वैली। वैली के ऊपर वैली तो उसको कहेंगे हैंगिंग वैली। ठीक, मेन वैली ये है, उसके ऊपर दूसरी वैली यही है, तो उसको कहेंगे हैंगिंग वैली। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम रॉक बेसिन एंड रॉक स्टीप की। अ ग्लेशियर इरोड्स द एक्सकावेटेड बेड रॉक इन अ इर्रेगुलर मैनर। द अनइक्वल एक्सकावेशन गिव्स राइज टू मैनी रॉक बेसिन। रॉक बेसिन में बहुत सारे मतलब कि माउंटेन्स हैं, फिल्ड विद लेक्स इन वैली ट्रफ्स। बहुत सारे माउंटेन हैं, उनमें उनमें क्या होता है कि इरोजन होके फिर वहाँ पे एक गैप बन जाता है, तो उसी गैप फिल हो जाता है बाद में वाटर के थ्रू या इसके थ्रू। वेयर ट्रिब्यूटरी वैली जॉइंस अ मेन वैली द एडिशनल, जैसे कि ये माउंटेन है कोई, अल्टरनेट इरोड होके वहाँ पे बहुत सारी जगह बन जाती हैं, ठीक है, अनइवन सरफेस बन जाती है। फिर वहीं से क्या होता है, वहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी वैली होती है जो जाके मेन वैली को ज्वाइन करती है, वो उसका एक रास्ता बन जाता है। द एडिशनल वेट ऑफ आइस इन द मेन वैली कट्स डीपर इनटू द वैली फ्लोर एट द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मिंग अ रॉक स्टेप। लिखा है ना, द एडिशनल वेट ऑफ आइस इन द मेन वैली, जो मेन वैली होती है उसमें जो जितना एक्स्ट्रा वेट होता है आइस का, कट्स डीपर इनटू द वैली फ्लोर, उसके फ्लोर को ज़्यादा मतलब डीप कट कर देता है। एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ से वह मुड़ती है, तो उसको हम कहते हैं रॉक स्टीप। ठीक, अब बात कर लेते हैं मोरेनीज की। मोरेनीज आर मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स दैट आर शैटर्ड बाई फ्रॉस्ट एक्शन। अब क्या होता है, मोरेनीज क्या होते हैं, पीस रॉक के पीसेस होते हैं जहाँ से आइस गुजरती है, फ्लो होती है। रिवर ऑफ आइस कहेंगे, या जिसको कहेंगे हम आइस कैप्स कहेंगे, या जिसको हम आइसबर्ग सॉरी आइसबर्ग आइस कैप कहेंगे, जहाँ से बहुत सारी आइस गुजरती है। ठीक है, तो वो क्या होगा, साइड से जितने रॉक होते हैं उनको इरोड करेगी, उनके इरोड करेंगे, उनके जो डेबरिस होते हैं, छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स होते हैं जो इरोड होके आते हैं आइस के साथ में, और जहाँ पे आइस गिरती है, जहाँ पे आइस डाउनवर्ड फ्लो करती है, वो वहाँ पे उसके नीचे रह जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, मोरेनीज। अब जैसे जैसे आइस जिधर तरफ से गुजरेगी, उधर वो उसके उधर वो डेब्रिस जाएंगे। दोज दैट फॉल ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर मेन स्क्रीज, और जो छोटे छोटे ये पार्टिकल डेब्रिस होते हैं अगर वैलीज के साइड में पड़े हुए हैं, जैसे ये देख लीजिए, अगर जो वैली के साइड में पड़े हुए हैं, जैसे ये पूरा गुजर रहा है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, स्नाउट स्नाउट पढ़ाया था, क्योंकि स्नाउट एक हमारा टंग के आकार का होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है, टंग के आकार का होता है, तो स्टार्टिंग पे चौड़ा होता है, लास्ट में पतला होता चला, ये मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, स्नाउट मेल्ट एट वैली फूट। तो जैसे कि उसी के साथ में बहुत सारी ये मोरेनीज आएंगे। मोरेनीज मतलब क्या होता है, बहुत सारे रॉक के डेब्रिस आएंगे। ये हिल है, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, तो इसके भी डेब्रिस आएंगे, इसके भी, इन दोनों के भी यहाँ से घसीट के आएगी। तो ये, तो क्या होगा, जो इस साइड में रह जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे लेटरल मोरेनीज, और जो बीच में रह जाएंगे उसको हम कहेंगे, दो ग्लेशियर आके जब इधर फिसलेंगे एक साथ होंगे यहाँ पे, तो उसको हम कहेंगे, यहाँ बीच वालों को कहेंगे मिडिल मोरेनीज। और जो बिल्कुल लास्ट में है उसको हम करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ग्लेशियर डाउन होता है और वहाँ पे रुकता है, कहेंगे वैली फूट पे, जहाँ पे वैली ख़त्म होती है वहाँ पे जो ग्लेशियर, उसको कहेंगे हम टर्मिनल मोरेनीज। ठीक है, इन शॉर्ट ये हमारे रॉक के डेब्रिस होते हैं जो कि इरोड किए जाते हैं, इरोजन मटेरियल कह लो या रॉक के डेब्रिस कह लो, जो कि इरोड किए जाते हैं आइस के द्वारा, उसी को हम कहते हैं मोरेनीज। और ये जहाँ जहाँ पे प्लेस होते हैं, जैसे कि साइड में प्लेस होंगे तो साइड या लेटरल मोरेनीज, बीच में प्लेस होंगे अगर रह जाते हैं तो उसको कहेंगे मिडिल मोरेनीज, और अगर लास्ट में तो उसको कहेंगे टर्मिनल मोरेनीज। क्लियर फिगर से। एक टर्म और है, देख लीजिए, इफ़ द ग्लेशियर फ्लो राइट डाउन टू द सी इट ड्रॉप्स इट्स लोड ऑफ मोरेनीज इन द सी। अगर ग्लेशियर सी में ड्रॉप होगा तो उसकी मोरेनीज उसके साथ जाएंगी, लेकिन ग्लेशियर पिघल जाएगा, मोरेनीज उसकी उसी सी में नीचे की ओर बह जाएंगी, नीचे की ओर रह जाएंगी, वहीं पे नीचे की ओर जम जाएंगी। इफ सेक्शन ब्रेक्स ऑफ द आइसबर्ग मोरेनिक मटेरियल विल ओनली बी ड्रॉप्ड व्हेन दे मेल्ट। मोरेनिक में तभी ड्रॉप होगा जब वे मेल्ट होंगे ग्लेशियर। वेयर द लोअर एंड, क्योंकि ग्लेशियर्स के अंदर ही मोरेनीज होती हैं, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी मोरेनीज बाहर निकलेंगी, तो वह वहाँ पे ही ड्रॉप देंगे। वेयर द लोअर एंड ऑफ द ट्रफ इज ड्रॉन्ड बाय द सी इट फॉर्म अ डीप स्टीप साइड इनलेट कॉल्ड अ फियर्ड। अब जो जितना ये पार्ट डूबा हुआ है, फिगर देख लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि ये आइस डूबा हुआ है
और जब ये पिघलेगा तो इसकी मरीनीज ये रेड कलर दिख रही है, ये यहाँ पे ही प्लेस हो जाएंगी, क्योंकि ये पिघलेगी तो वहाँ से मरीन निकलेंगी, रॉक छोटे छोटे डेब्रिस के अंदर फंसे हुए हैं, वो जमे हुए हैं, वो निकलेंगे तो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। अब क्या होगा, लोअर एंड ऑफ द टब इज डाउनवर्ड सीड फॉर्म अ डीप स्टीप साइड इनलेट। अब जब जैसे जैसे पिघलेगा तो ये डीप स्टीप साइड बनाएगा, तो इसको कहेंगे हम फियोर्ड, टिपिकल ऑफ नॉर्वेगियन और साउथ चिलियन कोस्ट। सी फ्लोर देखिए, सी फ्लोर पे जमा हो जाएंगे, मेल्टिंग आइसबर्ग ड्रॉपिंग मोरेनीज। ठीक, ये ग्लेशियर है, यहाँ आएगा डाउनवर्ड ग्राउंड मोरेनीज, ये हो जाएंगी मोरेनी ड्रॉप्ड एज ग्लेशियर एंटर सी। ठीक, फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट, लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशिएटेड लो लैंड। लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशिएटेड लो लैंड आर मेनली डिपोजिशनल इन नेचर, क्योंकि जब लो लैंड में आइस आ जाती है तो फिर क्या होगा, मेनली उसका काम होगा डिपॉजिट होना, क्योंकि अप डाउन कोई वैली है, कोई हाई लैंड वैली है नहीं, तो उस वहाँ से जाके फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि ये लो लैंड वैली है तो यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर ही होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन दो ही चीज़ें होंगी, लेकिन एक टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हो जाएगा और डिपोजिशनल ही चलेगा। ब्रॉट अबाउट बाई बोथ वैली ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। अब ये दोनों के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है और कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स के भी द्वारा डिपोजिशन होता है। फॉर्मर लीवीज बिहाइंड द इरोडेड मटेरियल इन ओनली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। अब जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, जैसे कि कोई आइस फ्लो कर रही है, वहाँ पे अचानक से कोई माउंटेन आ गया, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या रह जाएंगे, इरोडेड मटेरियल यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ठीक, द इम्प्रिंट ऑफ आइस शीट्स on the landscape is far more widespread. The imprint of ice sheets on the landscape is far more widespread because they advanced through large areas during the ice age, scouring and removing any surface soil and rock debris on their way. As a result, it has been estimated that almost a third of total land surface of Europe. ठीक, most of the glaciated lowland have depositional feature, but where rock masses projects above the level surface, they result in striking feature of erosion. जैसे कि थोड़ा ऊंचे फ्लोर से गुजरेंगे तो वह वहाँ पे इसको इरोड करेंगे। जैसे कि मान लो कोई ये आइस फ्लो कर रही है, अचानक से कोई ये आ गया उसके रास्ते में ये, तो फिर वो यहाँ से जाके ऐसे फ्लो करेगी, तो फिर इसको क्या करेगी, इरोड करेगी, फिर ऐसे फ्लो करने लगेगी। अब इसके फीचर देख लीजिए, इसमें क्या आएगा, रॉकी माउंटेनी, दिस इज अ रेजिस्टेंट residual rock hummock, resistant rock. The surface is straightened by ice movement. Its upstream side is smoothened by abrasion. Its downstream side is roughened by plucking. इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। अब स्ट्रीम इसकी क्या होती है, स्मूथ हो जाती है इरोजन के थ्रू, और क्या होती, देख लीजिए फिगर से एक बार। रॉकी माउंटेनी, जैसे कि अप स्ट्रीम साइड ये यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, ये एब्रेशन होगा। ठीक है, इसका एब्रेशन होगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, अब्रेजन होगा। अब जैसे यहाँ से गुजरेगी, फिर ये यहाँ से चढ़ के यहाँ से गुजरेगी तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रीम प्लकिंग, फिर क्या करेगी, ये प्लकिंग करेगी। प्लकिंग मतलब कि जो छोटे छोटे डेब्रिस होंगे, प्लकिंग मैंने प्रोसेस आपको बताया था, तो ये प्लकिंग करेगी यहाँ से, तो ये क्या सरफेस हो जाएगी, ये रफ हो जाएगी। यहाँ से ये चढ़ेगी तो स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये ले जाएगी और यहाँ पे इसको जमा करेगी प्लकिंग के थ्रू डेब्रिस, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे रफ सरफेस हो जाएगी। ठीक है, ठीक, प्लगिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था। प्लगिंग प्रोसेस क्या होता है, ये जो आइस है वो जॉइंट्स में जाके उसको फ्रीज कर देती है, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देती है, यही तो है ना प्लगिंग का प्रोसेस। तो तभी ये सरफेस क्या अनइवन हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे क्रैक्स होंगे वहाँ पे आइस चली जाएगी, बाकी ऐसे ही रहेगा। जब आइस चली जाएगी तो उसको जॉइंट को फ्रीज कर देगी, फिर उसको तोड़ देगी छोटे छोटे डेब्रिस में, तो ये रफ सरफेस हो जाएगी। ठीक, and much steeper. The term Rocky Mountain is used to describe such a feature because it resembles the speaking big ones in France. दूसरा फीचर्स है क्रैग एंड टेल। दूसरा फीचर्स है क्रैग एंड टेल। क्रैग इज अ मास ऑफ हार्ड रॉक विद अ प्रेसिपिटियस स्लोप ऑन द अपस्ट्रीम साइड। जिधर से आइस की स्ट्रीम जा रही है उसको अप स्ट्रीम कहेंगे, और वो प्रेसिपिटियस स्लोप होता है, मतलब कि स्मूथन, विच प्रोटेक्ट द सॉफ्टर लीवार्ड स्लोप फ्रॉम बीइंग completely borne down by the oncoming ice. It has therefore a gentle tail, strewn with the eroded rock debris. The classical example is Castle Rock of Edinburgh, Scotland. Edinburgh Castle is located on the crag and high street on the trail. देख लीजिए फिगर इसका,
क्रैग एंड टेल। क्या दिया है, ये हमारा रॉक का है, ठीक है डेब्रिस। ये स्टीप स्लोप है, इधर स्टीप मतलब एकदम खड़ा हुआ स्लोप, ठीक। ये खड़ा हुआ स्लोप है, स्टीप मतलब एकदम स्ट्रेट मतलब कम एंगल, बिल्कुल क्या है लगभग 90 डिग्री, ठीक, उसको हम कहेंगे स्टीप स्लोप। डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, अब आइस इस तरफ से मूव करेगी, क्रैग मतलब उसकी चोटी, ठीक है माउंटेन की, तो आइस ऐसे मूव करेगी इधर, और इधर है जेंटल स्लोप। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसके डेब्रिस को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और ये हमारी टेल हो जाएगी। जेंटल स्लोप क्योंकि स्टीप तरफ से जाएगा तो जेंटल स्लोप कलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे रुकने का टाइम मिलेगा आइस को, यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे रुकने का टाइम मिलेगा। जैसे जैसे ये अनइवन सरफेस होती है, तो जैसे जैसे यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी पिघलने की, तो ये धीरे धीरे पिघलेगा, और क्या होगा, यहाँ पे डेब्रिस या मोरेनीज रुकेंगी, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद के फीचर्स को हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।